गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग समता के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर त्रिभुज चल रहा है यह आपका एक ज्यामिति का ही टॉपिक है। हम लोग ज्यामिति में पीछे 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़े? तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, फिर रेखाएं और कोण, और तीसरा चैप्टर जो आपका चल रहा है त्रिभुज। हम इन तीनों चैप्टर में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में बताएं। जैसे रेखा के बारे में आपको बता रखा है, रेखाखंड के बारे में, रेखाखंड के बारे में, कोण के बारे में, कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में। हमने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में देखा है और इन आकृतियों के अध्ययन के लिए हमें इनके वर्गीकरण की आवश्यकता होगी और इनका वर्गीकरण हम लोग इनके विशेष गुणों के आधार पे करते हैं। इनके विशेष गुणों के आधार पर हम लोग करते हैं, विशेष गुणों के आधार पर हम लोग यहाँ वर्गीकरण करते हैं ज्यामितीय आकृतियों का। और उन्हीं विशेष गुणों में से एक गुण जो है आपका सर्वांग समता कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्वांग समता होता क्या है, वह गुण है क्या, इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो यहाँ लिखे हैं उसकी परिभाषा। दो ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं यदि उनका आकार, आकार का मतलब यहाँ शेप से है, और माप समान हो। आकार और माप, अगर दो ज्यामितीय आकृतियों का आकार और माप अगर समान होगा तो वे सर्वांगसम कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रेखाखंड लेता हूँ और यह दूसरी रेखाखंड लेता हूँ। इसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ और इसका नाम सी डी दे देता हूँ। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ परिभाषा में देखा है कि दो ज्यामितीय आकृतियां, तो जाहिर सी बात है ये रेखाखंड है तो ज्यामितीय आकृति है, ये दोनों ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी। कब सर्वांगसम कहलाएंगी? यदि उनका आकार, आकार की बात करें तो ये दोनों का शेप एक ही जैसा है, दोनों रेखाखंड ही है। आकार की बात करें तो दोनों का शेप एक ही जैसा है ना, दोनों रेखाखंड है। और माप की बात करें तो दोनों का लंबाई 5-5 सेंटीमीटर ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी की लंबाई सी डी के लंबाई के बराबर है और दोनों का आकार एक ही है, यानी कि दोनों रेखाखंड ही हैं। अतः ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी, सर्वांगसम। देखिए ये बराबर का जो सिंबल होता है ना, उसी के ऊपर एक ऐसा कर्व सिंबल ऐसे दे देने से यही आपका क्या हो जाता है, सर्वांग समता का संकेत होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सर्वांग समता को सूचित करने के लिए, तो दो आकृतियों को सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, उनका आकार एक ही होना चाहिए और उनका माप भी एक ही होना चाहिए। उसी तरह से मैं यहाँ पर एक कोण बनाता हूं और इसी के समान माप का मैं दूसरा कोण बनाता हूं। ठीक है, चलिए इसका नाम मैं यहाँ पर ए बी सी देता हूं, ए बी सी, और इसका नाम यहाँ पे कुछ देते हैं पी क्यू आर। यहाँ क्या देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसका जो माप है 60 डिग्री है और इसका भी माप जो है ना 60 डिग्री है। तो देख रहे हैं यह दोनों आकृतियां एक ही आकार की हैं, यानी दोनों कोण ही है और दोनों का माप भी समान है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है ना सर्वांगसम है एंगल पी क्यू आर के। तो कोई भी दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम कब कहलाती है, यदि उनका आकार और माप दोनों बराबर हो, आकार भी बराबर हो और माप भी बराबर हो, तब वे आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी। और सर्वांगसम के लिए आपको संकेत तो मैंने बता दिया। चलिए उसी तरह से हम लोग कोई भी आकृति ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग दो वृत्त ले लेते हैं और दोनों की त्रिज्याएं समान ले लेते हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान ले लेते हैं। ठीक है, यह दो वृत्त हो गए, दोनों की त्रिज्या मान लेते हैं, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका केंद्र O है और इसका केंद्र कुछ और देते हैं, O डैश दे देते हैं। तो यह दोनों वृत्त सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा सर्कल जो है आपका, दूसरा सर्कल जो है O जिसका सेंटर O डैश है और जिसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने का मतलब यही ना हुआ कि इन दोनों का आकार, तो आकार देख लो दोनों वृत्त ही है और दोनों का माप भी समान है, दैट मीन्स ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी। उसी तरह से मैं यहाँ पर दो वर्ग ले लेता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह दोनों वर्ग है और दोनों की भुजाएं अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर ले लूं तो यहाँ कह सकते हैं कि दोनों वर्ग क्या है,
एक दूसरे के सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों का आकार भी समान है और माप भी समान है। दैट मीन्स ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो आकृति सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर एक आकृति दूसरे को ढक ले और दूसरी आकृति पहले आकृति को ढक ले, तब भी हम उसे सर्वांग सम कह सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें, अगर दो आकृतियों की बात करें, आप सिंपल सोचो, आप 2 रुपए का एक सिक्का लो या 1 रुपए का एक सिक्का लो और उसी सेम साइज का दूसरा सिक्का लो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोनों सिक्के एक जैसे ही हो, तो जाहिर सी बात है हम लोग पहले सिक्के से दूसरे सिक्के को ढके या दूसरे सिक्के से पहले सिक्के को ढके, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो एक दूसरे के ढक लेंगे, इसका मतलब यह है कि उनका आकार और माप समान है। तो यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो ज्यामितीय आकृति सर्वांग सम कब कहलाएंगी, यदि वह एक दूसरे को ढक लेती हैं पूरी तरह से। एक दूसरे को अगर पूरी तरह से ढक लेती हैं तब भी वो सर्वांग सम कहलाएंगी, तभी वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। समझ गए ना, इस तरह भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, अगर दो त्रिभुज है, अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, एक दूसरे को ढक ले रहे हैं ए बी सी, और इसका नाम मैं यहाँ पे पी क्यू आर देता हूँ दूसरे वाले का, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। चलिए ए बी सी और दूसरे का नाम मैं यहाँ पे पी क्यू आर कर देता हूँ, दूसरा पी क्यू आर, दूसरा आपका हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दोनों अगर एक दूसरे को ढक ले रही है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर को ढक ले रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी को ढक ले रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर एक दूसरे को ढक लेते हैं, दैट मींस यहाँ कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के समान माप और समान आकार के, आकार तो समान दिख ही रहा है, दोनों त्रिभुज ही है और इनका माप भी समान है, तभी ना एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। समझ गए। तो दो ज्यामितीय आकृति सर्वांग सम होती है कब, जब उनके आकार और माप समान हो। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे हम लोग त्रिभुजों के सर्वांग समता पे ही बात करने वाले हैं। तो चलिए त्रिभुजों के सर्वांग समता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ नियमों को जान लें, ताकि हम लोग चैप्टर में दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग इसे पढ़ सकें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोणों का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन टू ट्रायंगल। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इसी के आधार पे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। चलिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेता हूँ, यह आपका ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पे पी क्यू आर ले लेता हूँ। ये आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संगत भुजा के बारे में। तो मैंने लिखा है कि दो त्रिभुजों में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज में एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के। तो यहां लिखा है मैंने कि दो त्रिभुजों के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। दो त्रिभुजों के समान कोण कौन है, एंगल ए एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन कौन से होंगे, तो एंगल ए का सम्मुख भुजा बीसी हो जाएगा और एंगल पी का सम्मुख भुजा कौन होगा, क्यू आर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीसी तथा क्यू आर संगत भुजा है, संगत भुजा है, ठीक है, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी, तो अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हैं, उनके एक कोण बराबर है, तो उनके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वह संगत भुजाएं होंगी। उसी तरह से आप देख लो, एंगल बी एंगल क्यू के समान है, तो एंगल बी के सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा AC है और एंगल क्यू के सामने वाला भुजा जो है PR है, ठीक है, एंगल क्यू के सामने वाला भुजा PR है। तो यहाँ कह सकते हैं कि AC तथा PR संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। उसी तरह से हो जाएगा एंगल C एंगल R के बराबर दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख भुजा AB और इसके सम्मुख भुजा PQ। तो यहाँ कह सकते हैं कि AB तथा PQ संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। चलिए दूसरा देखिए, दो भुजाओं के
समान दो भुजाओं के समान भुजा दो त्रिभुजों के समान भुजाओं के सम्मुख कोणों को संगत कोण कहते हैं। मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज है और इसमें आपके पास दिया हो, ये दोनों त्रिभुज में समान भुजाएं दी है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ठीक है, बी सी बराबर क्यू आर दिया है और ए सी बराबर पी आर, यह मान लेते हैं कि दिया हुआ है, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या मान है कि इसमें ए बी भुजा पी क्यू के बराबर दिया है, बी सी क्यू आर के बराबर दिया है, ए सी पी आर के बराबर दिया है। तो इसमें आपके संगत कोण की बात करें तो जो आपकी भुजाएं होंगी, जैसे ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण कौन है, सी है, और पी क्यू भुजा का सम्मुख कोण कौन है, आर है। तो कह सकते हैं कि एंगल सी तथा आर संगत कोण है, संगत कोण है। उसी तरह से देख रहे हैं बीसी भुजा बराबर क्यू आर दिया है, तो बीसी के सम्मुख कोण कौन है, एंगल ए है, और क्यू आर के सम्मुख कोण कौन है, एंगल पी है। तो यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए तथा एंगल पी संगत कोण है, संगत कोण है। उसी प्रकार से आ जाएगा एंगल बी तथा एंगल क्यू संगत कोण है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं इसके बारे में। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज ऑलरेडी दिया है यहाँ पर और कह रहा है कि यह दोनों सर्वांगसम है, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह दिया है। हमारे पास दिया क्या है कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम होने का मतलब यह हुआ कि यह इसको ढक लेगा, यह इसको ढक लेगा। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, याद रखेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसमें संगत भुजा और संगत कोण कौन कौन होंगे, तो देखो आप नाम से यहां से पकड़ना। अब देखो ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो ए बी भुजा हो जाएगा संगत पी क्यू के, यानी कि ए बी और पी क्यू संगत है, ए बी और ए बी जो है पी क्यू के संगत है भुजा, तो ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा और ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो संगत भुजा ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत और ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह कोण भी एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। और इसे हम लोग शॉर्ट में, ये जो संगत भुजा और संगत कोण बराबर दिखा रहे हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ये सीपीसीटी। इस नियम को क्या कहते हैं, सीपीसीटी, यानी कि corresponding part of corresponding parts of congruent triangle, congruent triangle, congruent ट्रायंगल। एक्चुअल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये तो मैंने फिगर सीधा बनाया इसलिए आप आसानी से पकड़ लिए, ठीक है। अगर मैं फिगर को थोड़ा घुमा फिरा के बनाऊं तो उसको क्या पकड़ेंगे आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज लिए हैं, चलिए इसका नाम देता हूं मैं, इसका नाम ए बी सी और इसका यहाँ पे नाम देते हैं ई पी और यहाँ देते हैं डी, ताकि टेढ़ा नाम ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत हो इसमें समझने में, इसलिए जानबूझ के आपको दिक्कत हो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। मान लीजिए मैं यहाँ कह रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है
त्रिभुज पी डी ई के, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के। तो इसमें संगत कोण और संगत जो आपके भुजा होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये तो पता है कि सर्वांगसम हो गया, तो इसके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन वह है कौन से संगत कोण और संगत भुजा, उसका पता इस आकृति में कैसे लगाओगे? मान लो यहाँ ए बी लिखते हो, तो ए बी भुजा के संगत इस फिगर में कौन सी भुजा होगी, ये आपको कैसे पता लगेगी? इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, चित्र में आइएगा। यहाँ पे आप ए बी ऐसे नाम लिए है ना, तो यहाँ पे इसी अनुसार यहाँ पे ले लेंगे पी डी। अगर आप अगली भुजा बी सी ले रहे हो ना, ये लास्ट के 2 अक्षर इसमें ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे डी ई। भूल के भी नहीं ऐसे लिखना कि बी सी बराबर ई डी, ई डी लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना एकदम, आपको संगत भुजा और संगत कोण लिखने में आपको सोच समझ के लिखना होगा। अगर अगली भुजा ए सी लिखते हैं तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? पीई। चलिए उसी तरह से कोण की बात करें, अगर मैं यहाँ पे एंगल ए लिखता हूं तो एंगल ए के संगत यहाँ पे एंगल पी, एंगल बी लिखता हूं तो एंगल बी के संगत यहाँ पे डी, एंगल सी लिखता हूं तो एंगल सी के संगत एंगल ई। यहाँ पे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोण को, एंगल ए को मैं अगर यहाँ पे एंगल बी ए सी लिखता हूं, तो यहाँ पे एंगल पी को कैसे लिखूंगा? एंगल डी पी ई, यानी कि जिस क्रम में इधर चलेंगे उसी क्रम में इधर भी लिखना होगा। उसी तरह से एंगल बी को अगर मैं लिखता हूं एंगल ए बी सी, तो उसी क्रम में इधर में एंगल डी को लिख दूंगा एंगल पी डी ई। अगर मैं एंगल सी को यहाँ पर एंगल ए सी बी लिखता हूं तो यहाँ पे इसी क्रम में इधर भी वही करेंगे, एंगल पी ई डी, ई को भी उसी तरह से लिखेंगे। तो यहां से आपको ध्यान देना होगा कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो उसका निर्धारण हम लोग यहीं से कर लेंगे, ना कि चित्र में देखने जाएंगे। चित्र में देखने जाएंगे आपसे हो जाएगी बहुत सारी गड़बड़। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान संगत भुजा, संगत कोण, इन्हीं सब चीजों को ही ध्यान देना होगा, तभी जाके आप इसमें क्वेश्चंस को बना पाओगे, और बहुत ही जरूरी है ये चीज जानना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सर्वांग समता का तो मतलब पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हम लोग कुछ नियमों के आधार पर उन्हें सर्वांगसम करेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला जो है ना, साइड एंगल साइड, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता अभिगृहित, सर्वांग समता अभिगृहित, यह आपका अभिगृहित है। अभिगृहित का मतलब आपको पता है ना, एग्ज्यूम है, इसको माना जाता है, यह माना गया है। साइड एंगल साइड, सर्वांग समता अभिगृहित, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि सत्य तो है, ट्रू तो है, लेकिन इसे माना गया है, इसे साबित नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अगला है आपका साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता, इसे हम लोग प्रमेय कहेंगे। इसे हम लोग साबित भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, इसको साबित भी किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ उप प्रमेय भी है, उनको भी साबित किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमेय है उनको आज हम लोग पहले देख लेते हैं। अगला है आपका एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रमेय। इससे संबंधित भी कुछ उप प्रमेय है, उनको भी साबित किया जाएगा। अगला है आपका RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब क्या है? समकोण, समकोण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रमेय। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रमेय हैं और इन्हीं प्रमेयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ उप प्रमेय भी है, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके सभी प्रमेयों के बारे में देखेंगे। ठीक है,
तो आप याद रखना इसमें से कि जो ये आप चार देख रहे हैं इसमें से पहला जो है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, अभिगृहित। अभिगृहित का मतलब तो आपको पता ही है, अभिगृहित क्या होता है, तो एक ऐसा कथन होता है, एक ऐसा कथन होता है जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो ट्रू होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन उसे हम लोग साबित नहीं करेंगे। बाकी हम लोग तीनों ये जो आप देख रहे हैं साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय, आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय, इन सब के बारे में हम लोग साबित करके एक एक करके सबको देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए तो एक एक करके इन सबको देखा जाएगा, एक एक करके इन सबको साबित किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी दोनों भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो। चलिए यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे दो त्रिभुज लेता हूँ, यह त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इन दोनों को सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होने के लिए तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में इन दोनों में क्या दिखना चाहिए, इनके यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो इसमें की भुजा ए बी लेते हैं और एक बी सी लेते हैं, ए बी और बी सी, एक ए बी लेते हैं और दूसरी भुजा बी सी लेते हैं, क्या हो उन और तथा उनका अंतर्गत कोण। तो देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी सी लिए, तो इसके द्वारा अंतर्गत कोण कौन है, यह एंगल बी है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत जो कोण बना है, अगर यह भुजा ये दोनों लिए तो इसके अंतर्गत कोण यह है, अगर ए बी और ए सी लेंगे तो इसके अंतर्गत कोण ए होगा। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण जो हो रहा है वह दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी, तदनुरूपी कहिए या संगत कहिए, संगत दोनों भुजाएं, अच्छा इसके संगत यह पी क्यू है, जाहिर सी बात है, और इसके संगत क्यू आर है, इस बीसी के संगत क्यू आर है, और उनके अंतर्गत कोण और इनके अंतर्गत कोण कौन है, यहां पे अंतर्गत कोण क्यू है, बराबर हो। तो यहां देख रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज के दो भुजाएं और उन भुजाओं को अंतर्गत करने वाले कोण बराबर हो जाएंगे तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और कैसे सर्वांगसम होगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो यही है आपका साइड एंगल साइड सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय, अभिगृहित, सॉरी अभिगृहित है यह, इसको हम लोग साबित नहीं करेंगे, ये हमें बस जान लेना था। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज दिए हो और उनकी दो भुजाएं बराबर हो, दो संगत भुजाएं बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो जाएगा, एक अंतर्गत कोण बराबर हो जाएगा, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो यही है आपका साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे रिलेटेड अगले प्रमेय पे चलेंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां सारा लिंक आपको अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।